क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जो लोग होते थे, पहले के जो विद्वान होते थे, वो किसी भी चीज को बिना लिखे, बिना पढ़े कैसे याद कर लेते थे, वो भी लंबे समय तक। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जिस जमाने में दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई, उस समय लिखने जैसी कोई परंपरा ही नहीं थी। सच तो ये है कि ऋग्वेद के हजारों श्लोकों और मंत्रों को बहुत बाद में लिखा गया। उससे पहले इन श्लोकों और मंत्रों को सिर्फ बोलकर ही सिखाया जाता था। अब आप सोचकर देखिए कि ऋग्वेद के इन हजारों मंत्रों को बिना लिखे कैसे याद किया जाता होगा, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी। ये बहुत ही अद्भुत है कि वेदों के इन श्लोकों और मंत्रों को बिना लिखे ज्यों का त्यों शुद्ध रूप में पीढ़ियों को सिखाया गया। क्योंकि अगर श्लोक या मंत्र में एक अक्षर भी यहाँ वहाँ हो तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाता है। हम तो कल का ही पढ़ा हुआ अच्छे से याद नहीं रख पाते, जो कि हमारे पास लिखित रूप में भी मौजूद होता है और हम जितनी बार चाहें उसे दोहरा भी सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम चीजों को शब्द दर शब्द याद नहीं कर पाते। हम कुछ ना कुछ भूल, कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं। लेकिन पहले के लोगों में ऐसी क्या शक्ति थी कि वे चीजों को शब्द दर शब्द वैसे का वैसा ही कंठस्थ कर लेते थे। आखिर वे लोग ऐसी कौन सी तकनीक अपनाते थे कि वे इतने लंबे लंबे श्लोकों, इतने लंबे लंबे मंत्रों को आसानी से याद कर लेते थे, वो भी सिर्फ सुनकर। ऐसा तो है नहीं कि पहले के लोगों में कुछ चमत्कारिक शक्तियां होती थीं, जिसका इस्तेमाल करके वे सब कुछ बड़ी आसानी से याद करते थे। वे लोग भी उसी दिमाग का इस्तेमाल करते थे जिस दिमाग का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। उनके दिमाग में कुछ अलग शक्तियां नहीं थी। दिमाग हमेशा से सबके लिए एक जैसा ही था। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस ढंग से और किस तकनीक से अपने दिमाग को अभ्यस्त करते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने अंदर समा सके। दोस्तों, इंसानों के दिमाग की कोई सीमा नहीं होती है। वो हर दिन नई नई मेमोरीज को स्टोर करने की क्षमता रखता है, फिर उसमें पहले से ही कितनी भी मेमोरीज क्यों ना हो। अगर आप चाहें तो आज भी आप अपने दिमाग को उसी तरह तैयार कर सकते हैं जैसे कि पहले के लोग करते थे। अगर आपको इस बात पर संदेह है कि पहले के लोगों और आज के लोगों में बहुत अंतर है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको भारत में आज भी ऐसे कई इंसान मिल जाएंगे जिनकी मानसिक क्षमता बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले के लोगों में हुआ करती थी। आज भी जो बच्चे आध्यात्म और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, आप उन्हें देखेंगे तो हर वेद, हर ग्रंथ के एक एक श्लोक, एक एक मंत्र उन्हें पूरी तरह कंठस्थ हैं। ये भी आज के ही बच्चे हैं। फिर उनमें और आप में ऐसा क्या अंतर है कि आप सरल चीजों को भी अपने दिमाग में बार बार दोहराने के बाद भी याद नहीं कर पाते, जबकि वे लोग कठिन से कठिन मंत्रोच्चारण को भी बड़ी सरलता से याद कर लेते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है शिक्षा प्रणाली। आज ज्यादातर स्कूलों की शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि वहाँ बच्चों की मानसिक क्षमता बढ़ाने की तकनीकों पर काम ही नहीं किया जाता। बस चीजों को दोहरा दोहरा कर जबरदस्ती याद कराने की कोशिश की जाती है। इससे बच्चे चीजों को याद तो भले कर लेते हैं, पर उससे उनकी मानसिक क्षमता उस हद तक कभी नहीं बढ़ती जैसी बढ़नी चाहिए। वहीं ऐसे बच्चे जो गुरुकुल जैसी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ते हैं, उन्हें चीजों को याद करने के लिए, उनकी मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से अभ्यस्त किया जाता है। अगर आप पुराने जमाने के गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली के बारे में जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि सामान्य बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने और गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाने में कितना बड़ा अंतर है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो इसी विषय पर है कि हम आपको बता सके कि पहले के लोग आखिर ऐसे कौन से तकनीकों और तरीकों का प्रयोग करते थे जिससे वे अपने दिमाग को इतना तेज कर पाते थे। अगर आपको लगता है कि आपकी मानसिक क्षमता बहुत कमजोर है, आप चीजों को चाहकर भी याद नहीं रख पाते, तो आज इस वीडियो के माध्यम से
आप ये समझ पाएंगे कि आप अपनी मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप कठिन से कठिन चीजों को याद करने के लिए भी अभ्यस्त हो सकते हैं। तो चलिए सीधा ही अपने वीडियो की इस मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि वैदिक युग या संस्कृति के ऐसे कौन से तकनीक हैं, ऐसी कौन सी पद्धति है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मानसिक और स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। पहली, श्रुति और स्मृति। तो सबसे पहले और बेसिक तरीका है श्रुति और स्मृति। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक समय में शिक्षा देने और ग्रहण करने के लिए गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी। ये शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से 2 चीजों पर आधारित होती थी, श्रुति यानी सुनना और स्मृति यानी याद करना। आज के समय में हमारे पास तो कई संसाधन हैं, हम चीजों को लिख सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तब सिर्फ श्रवण और स्मरण की ही क्षमता को महत्व दिया जाता था। जब शिष्यों को किसी वेद या कोई श्लोक या मंत्र सिखाया जाता था तो वह अपने गुरुओं के उच्चारण को ध्यान से सुनते थे। इसके बाद उन श्लोकों और मंत्रों को याद करने के लिए वो उन्हें बार बार दोहराते थे। अर्थात चीजों को अधिक से अधिक याद करने के लिए तब सुनना एक मुख्य प्रक्रिया हुआ करती थी। ये प्रक्रिया शिष्यों को श्लोकों या मंत्र ठीक से याद करने और उन्हें सही तरीके से उच्चारित करने में मदद करती थी। इसलिए अगर आप मानसिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप पढ़ने बैठें तो गुरुकुल की इस श्रुति और स्मृति प्रक्रिया का इस्तेमाल जरूर करें। यानी आप अब तक चीजों को जिस तरह पढ़ते आए हैं, यानी धीरे धीरे होंठ हिलाकर या मन में, उसकी बजाय आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी पढ़ें उसे बोलकर पढ़ें। बोलकर पढ़ने से आप स्वयं ही इस श्रुति और स्मृति की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए बोलिए, सुनिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे बार बार दोहराइए, तेज आवाज में दोहराइए और ऐसे ही बार बार दोहराकर उसे याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरी, हैंड जेस्चर यानी हस्त मुद्राएं। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी जाना कि पहले चीजों को सिखाने के लिए श्रुति और स्मृति जैसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसके साथ ही शिष्यों को जो सबसे अहम चीज सिखाई जाती थी वो है अपनी हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल करना। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक होती थी जिससे शिष्यों को जो भी श्लोक या मंत्र सिखाए जाते थे, बताए जाते थे, वह उन्हें आसानी से याद कर सके। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ये सवाल किया था कि ये कैसे संभव था कि इतने कठिन कठिन श्लोकों और मंत्रों को बिना कहीं भी लिखे इतने सालों तक याद कैसे रखा जाता था। तो दोस्तों, वह चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। जब भी गुरु अपने शिष्यों को कोई मंत्रोच्चारण सिखाते थे तो वो उन्हें मंत्रों को दोहराने के साथ ही हस्त मुद्राओं का एक खास पैटर्न दोहराना भी सिखाते। अर्थात शिष्य जब भी गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का उच्चारण करते थे तो वह उन मंत्रों को दोहराने के साथ ही अपने अपने हाथों को भी एक खास पैटर्न में मूव करते थे। और न केवल हाथ, बल्कि इसके लिए वे कभी कभी अपने हैंड जेस्चर का भी इस्तेमाल करते थे। इससे उन्हें मंत्रों को याद करने में मदद मिलती थी। उनकी मानसिक और स्मरण शक्ति का विकास होता था। दोस्तों, वैदिक काल की इस खास तकनीक को वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध किया गया है। इसके लिए एक शोध भी किया गया जिसमें एक ग्रुप में उन बच्चों को रखा गया जो सामान्य तरीके से पढ़ते थे, जैसे पढ़ते आए हैं, और दूसरे ग्रुप में उन बच्चों को रखा गया जिन्हें चीजों को पढ़ने के साथ ही अपने हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया। और यकीन मानिए दोस्तों, जब रिजल्ट आया ना, तो जिन बच्चों ने चीजों को याद करने के लिए अपने हैंड जेस्चर का इस्तेमाल किया, उन सब का रिजल्ट दूसरे ग्रुप के बच्चों से कहीं ज्यादा बेहतर था। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं है, इसके पीछे एक छोटा सा विज्ञान है। जब आप चीजों को पढ़ने के साथ ही अपने हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं
अपने हाथों को एक खास पैटर्न में मूव करते हैं तो इसमें आपकी इंद्रियां यानी सेंसेस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। और आप जानते हैं आपकी इन सेंसेस का सीधा कनेक्शन आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों से होता है। इस तरह जब आप अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग हाई अलर्ट की स्थिति में आ जाता है। इस स्थिति में आपकी जो एकाग्रता होती है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो भी एकदम पीक पर होता है। ऐसे में आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी चीजें याद करते हैं, वो सारी चीजें आपके दिमाग की मेमोरी में अच्छे से स्टोर होती हैं और आपकी स्मरण शक्ति भी निश्चित रूप से बढ़ती है। आप आज भी देखेंगे तो भारत के कई हिस्सों में या जितने भी ऐसे आध्यात्मिक या संस्कृत विद्यापीठ जैसी संस्थाएं हैं, वहाँ आज भी बच्चों को गुरुकुल प्रणाली की इसी प्रक्रिया से पढ़ाया जाता है। और आप सब जानते होंगे कि उन बच्चों की जो मानसिक और स्मरण शक्ति होती है वो कितनी ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप अपने दिमाग की मानसिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो चीजों को पढ़ते समय अपने हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जब आप पढ़ते पढ़ते अपने हाथों को मूव करेंगे, उसके ऊपर आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो आप सोचिए यहाँ आपकी कितनी सारी सेंसेस काम करेंगी। और आप अपनी सेंसेस को जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, आपकी मेमोरी में चीजें उतनी ही ज्यादा स्टोर होंगी और आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा समय तक याद कर पाएंगे। तीसरी, अवधान। वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जो तीसरी सबसे अहम प्रक्रिया थी, उसे अवधान कहा जाता था। अवधान का शाब्दिक अर्थ होता है चित्त की एकाग्रता यानी आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वैदिक काल में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि लोगों को एक समय में 2 या 2 से अधिक कामों को एक साथ करने के लिए अभ्यस्त किया जा सके। सही मायनों में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में अवधान एक कला के रूप में देखा जाता था। अगर आप गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ अवधानम से एक बौद्धिक क्रीड़ा हुआ करती थी, जिसका उद्देश्य था कि शिष्यों में अधिक से अधिक स्मरण शक्ति का विकास किया जा सके, उनके अटेंशन लेवल को बढ़ाया जा सके और उनका जो कंसंट्रेशन है, उनका जो फोकस है, उसे मजबूत किया जा सके। अब सवाल आता है कि इस अवधान की प्रैक्टिस कैसे की जाती थी। तो दोस्तों, अवधान की प्रैक्टिस के लिए शिष्यों को कुछ ऐसी मल्टीपल टास्क करने को दिए जाते थे जिसमें उन्हें अपनी पूरी फोकस एनर्जी का इस्तेमाल करना होता था। ऐसे शिष्य जो अवधान की प्रैक्टिस करते थे, उन्हें अवधानी कहा जाता था। तो मान लीजिए कोई अवधानी है, उसे किसी मंत्र का उच्चारण करने के लिए बोला गया, तो उस मंत्र का उच्चारण करते समय उसे एक ऐसा शब्द दे दिया जाता था जिसका गैप करके उसे बिना रुके उस मंत्र को पूरा करना होता था। इसके साथ ही यानी मंत्रोच्चारण के दौरान उसे एक गणितीय गणना भी दी जाती थी जिसे उसे हल करना होता था। इसके अलावा पीछे एक लगातार घंटी भी बजाई जाती थी। उस अवधानी को इस घंटी की आवाज पर भी अपना ध्यान लगाना होता था और अंत में उसे बताना होता था मंत्रोच्चारण के दौरान कुल कितनी बार घंटी बजाई गई। ऐसा करके अवधानी अपने आप को मेंटली इस कदर ट्रेन कर लेते थे कि वे हजारों की संख्या में लिखे गए श्लोकों और मंत्रों को आसानी से याद कर लेते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनका कंसंट्रेशन लेवल इस हद तक हाई हो जाता था कि चीजों को याद करते समय उनका ध्यान टस से मस तक नहीं होता था। वैज्ञानिक शोध भी ये कहता है कि जब हम दिमागी तौर पर कॉन्सेंट्रेटेड और पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो हम चीजों को अपनी मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर पाते हैं। अब बात आती है कि आप इस अवधान की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नई नई चीजें सीखकर। आपको अवधान की प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही समय में मल्टीपल टास्क करें। याद रखें, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने दिमाग के कंसंट्रेशन लेवल और मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसके लिए आप नई नई चीजें सीखने से शुरुआत कर सकते हैं
जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, डांस